एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एमए थर्ड सेमेस्टर ज्योग्राफी जो कि आपका फर्स्ट पेपर है, जलवायु विज्ञान एवं समुद्र विज्ञान, या कह सकते हैं जल विज्ञान एवं समुद्र विज्ञान। तो इससे हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हुआ है। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि मैं पहले फ़र्स्ट पेपर को कवर कर रही हूं, और जैसे ही फ़र्स्ट पेपर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपका सेकेंड पेपर भी कराऊँगी, थर्ड पेपर भी कराऊँगी और फोर्थ पेपर भी कराऊँगी। तो आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़ जाइए। मेरे चैनल से आपको वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपको एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कृत्रिम भूमिगत जल भंडारण की विधियों का उल्लेख कीजिए। देखिए, जब कृत्रिम लग जाता है तो इससे आपका मतलब समझ में आता होगा कि कृत्रिम मतलब कि जरूर मानव द्वारा बनाया गया होगा, ठीक है, तो वो कृत्रिम कहलाता है। तो चलिए हेडिंग लगाना है कृत्रिम भूजल भंडारण की विधियाँ, ठीक है। चलिए तो देखिए क्या कह रहा है कि अतिरिक्त धरातलीय जल को संचित करने के लिए धरातल पर बांध बनाकर कृत्रिम जलाशय बनाया जाता है। वर्तमान समय में उसी प्रकार कृत्रिम आवेशन के द्वारा भूमि के जो नीचे जल जो है उसको कृत्रिम भूमिगत जलाशय में संचित किए जाना लगा है। मतलब हमारे पृथ्वी के ऊपर जो चीज़ें हैं वो तो मानो अपने कार्यों के अनुसार अपने आप उसको बना ले रहा है, जिसको हम कृत्रिम बोलते हैं। जैसे कि अगर पृथ्वी के ऊपर जो पानी है तो उस जलाशय को इकट्ठा करके डैम वगैरह बना ले रहा है। लेकिन जो हमारे धरती यानी कि पृथ्वी के जो अंदर पानी है, जो जल है, उसको कैसे कृत्रिम कर पा रहा है मानो, तो उसी कह रहा है कि नीचे जल को कृत्रिम भूमिगत जलाशय में संचित किए जाने लगा है। भूमिगत जलाशय भंडारण का दक्ष उपयोग हेतु इसके जल तल को शुष्क अवधि में, मतलब शुष्क अवधि में यानी कि समय में नीचे करना आवश्यक होता है, ताकि जो आर्द्र यानी कि नमी जो है आर्द्र मौसम वर्षा ऋतु में या अतिरिक्त जल अवधि में जल का भंडारण पूर्णतः होता रहे। एकदम से जो पृथ्वी के अंदर जो धरती है वो एकदम से सूख ना जाए, इसलिए धरातल पर बांधों के जरिए किए जाने वाले जल भंडारण की तुलना में कृत्रिम भूमिगत जल भंडारण अधिक लाभदायक है। इसका कारण निम्न है। देखिए, पहला कह रहा है कि भूमिगत जल भंडारण के द्वारा अति शुद्ध जल की प्राप्ति संभव है, और दूसरा ये कि भूमिगत जल जलाशयों के निर्माण में किसी स्थान की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि गड्ढा खोदना उसमें पानी को इकट्ठा करना, ऐसा नहीं है। वो सेफ्टी से एकदम नीचे पानी और सतह जो है पृथ्वी के अंदर उसमें उसका लेवल बना रहेगा, मिट्टी के अंदर नमी बना रहेगा। तो उसके लिए कह रहा है कि एक तो ये रहेगा कि वो उसमें पानी स्थिर रहेगा तो शुद्ध जल की प्राप्ति होगी, और दूसरा ये कि उसके लिए कोई स्थान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा कह रहा है कि भूमिगत जलाशय का निर्माण एक एक्यूफर के आवेशन द्वारा किया जाता है, अतः इस धरातलीय जलाशय की तुलना में खर्च बहुत कम आता है। एक्यूफर के जरिए जल का वितरण एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में सरलतापूर्वक हो जाता है। इसमें जो खर्च आता है वो सिर्फ जल निकासी पर होता है। जब निकालना रहेगा या ट्यूबवेल से जैसे तरीके से, तो उसमें थोड़ा सा खर्च होगा, ठीक है। औसतन यह सस्ती विधि है। चौथा है कि धरातलीय जलाशय से वाष्पीकरण द्वारा जल ह्रास अधिक होता है, जबकि भूमिगत जलाशय से यह ह्रास बहुत कम होता है। जैसे कि हमारे पृथ्वी के ऊपर अगर कोई तालाब है, नदी है, तो उसमें देखेंगे कि सूर्य की जो किरणें बहुत तेज आती हैं, तो जितना गर्मी रहेगी उतना वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, वाष्प बन के ऊपर जाएगा। लेकिन अगर पृथ्वी के अंदर जो पानी है तो वो बहुत कम होगा। तो वही चीज़ें कह रहा है कि धरातलीय जलाशय से वाष्पीकरण द्वारा जल का ह्रास मतलब कमी अधिक होती है, और जबकि भूमिगत जलाशय से क्या होता है कि ह्रास बहुत कम होती है। पांचवा कह रहा है कि तटवर्ती क्षेत्रों में कृत्रिम आवेशन द्वारा जल तल बढ़कर दबाव बाधा उत्पन्न किया जा सकता है, जिससे ऐसे क्षेत्रों में होने वाले लवण प्रवेश को रोका जा सकता है। कृत्रिम आवेशन वर्तमान समय में जल आपूर्ति प्रबंधन में कृत्रिम आवेशन की सर्वाधिक महत्व दिया जा रहा है। जिन क्षेत्रों में जल तल लगातार घट रहा है, जहां भूमिगत जल पर निर्भरता अधिक है, वहां कृत्रिम आवेशन अत्यंत आवश्यक है। कृत्रिम आवेशन से धरातलीय अपवाह एक बाढ़ के जल का संरक्षण एवं निस्तारण संभव होता है। भूमिगत जल में इससे बढ़ोतरी होती है,
और जल तल का घटाव या गिरना नियंत्रण कर लिया जाता है। इसकी मदद से लवणीय जल का प्रवेश नियंत्रित किया जा सकता है। इसकी मदद से लवणीय जल का प्रवेश नियंत्रित किया जाता है। इससे जल संचय में मदद मिलती है। फ्रांस, जर्मनी, इज़राइल, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका में कृत्रिम आवेशन विधियों पर गहन शोध जारी है। कृत्रिम आवेशन निम्न विधियों से किया जाता है, जैसे कि पहला है जल फैलाव विधि, दूसरा है कुआं आवेशन विधि, तीसरा है गड्ढों और लंबा धुरा विधि, चौथा है प्रेरित अंतःस्पंदन विधि और पांचवा है प्रेरित आवेशन विधि। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। फिलहाल आप ध्यान में रखिएगा कहाँ पर, फ्रांस, जर्मनी, इज़राइल, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका में कृत्रिम आवेशन विधियों पर क्या हो रहा है, गहन शोध हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे जल फैलाव विधि द्वारा आवेशन। इसमें कह रहा है कि इस विधि में आवेशन हेतु जल की प्राप्ति नदियों, फिर नहरों, गंदे नालों एवं औद्योगिकी जल स्रोतों से होती है। जल फैलाव मतलब कि जो फैला हुआ पानी हो, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि जो फैलाव है। तो नदियों में पानी होता है फैलाव, नहरों में भी फैलाव होता है, गंदे नालों में भी जो है क्या खुला है, बहाव है, इसका खुले में देखने को मिलेंगे। औद्योगिक जल स्रोतों से ही होती है, मतलब जो कारखाने वरखाने हैं तो ये सब चीज़ें से ही होती हैं, ठीक है। गंदे नालों औद्योगिक जल स्रोत से होती है। जल फैलाव की प्रक्रिया अक्सर निम्न सिंचाई के मार्ग या आवश्यकता के समय किया जाता है। उपरोक्त विधि में यह प्रयास होता है कि जल जल्दी से सरिस कर भूमिगत हो जाए। जल फैलाव विधि में डाइक या बैंक की सहायता से अनेक लघु बेसिनों का निर्माण किया जाता है। बेसिन ऐसे ढंग से बनाई जाती हैं कि जल फैलाव के समय पूरा क्षेत्र जल प्लावित हो जाए। डाइक क्षेत्र की समोच्च रेखाओं का अनुसरण करती है। बाह्य प्रवाह हेतु इनमें सुविधा बनी रहती है ताकि एक बेसिन का अतिरिक्त जल दूसरे एवं तीसरे बेसिन में जा सके। एक बेसिन से दूसरे बेसिन में जल का प्रवाह डाई के ऊपर से भी किया जा सकता है, लेकिन ऐसा करते समय गैर अपरदित पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में जल फैलाव हेतु लघु बेसिनों के अलावे खाइयों, लिक, नालियों, प्राकृतिक चैनलों तथा सिंचाई चैनलों के माध्यम का भी प्रयोग किया जाता है। बेसिन विधि का उपयोग इन क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ भूमि असमान है, एक जैसा नहीं है तथा छिछली नालियों कटकों से युक्त है। यदि जल में सिल्ट या बाहरी पदार्थ अधिक सम्मिलित है तो जल फैलाव हेतु बेसिन विधि उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वो पानी सूख लेगा वहीं पे, तो वो फैलेगा ही नहीं, ठीक है। इसका सबसे बड़ा गुण यह है कि यह अन्य विधियों की तुलना में सर्वाधिक क्षेत्र की तर या गीला करता है। खाइयों या नालियों की विधि में जल सिंचाई व्यवस्था की तरह से ही फैलाया जाता है। ये छिछली, सपाट, पेटी वाला तथा एक दूसरे से नज़दीक होते हैं, जिससे कि अधिकतम अंतःस्पंदन का मतलब कि सोखना, ठीक है। द्वितीय विधि में खाइयों को एक दूसरे से समकोण पर क्षैतिज बनाते हैं। ये 3 फीट से 12 फीट तक चौड़ी होती हैं। मुख्य नहर को ही कई खाइयों में बांटकर जल छोड़ा जाता है। जल फैलाव की तृतीय विधि जो है बाढ़ विधि है, जिसमें कि जल को पतले चादर के रूप में धरातल पर धीरे धीरे छोड़ा जाता है। यह विधि सामान्य ढाल वाले क्षेत्र में जहाँ नालियाँ एवं कटक नहीं है वहाँ अति उपयोगी सिद्ध हुई है। किसी छोटी सरिता में जल इकट्ठा ना हो, इसलिए इस विधि में कुछ निर्माण किया जाता है। जल फैलाव के स्थान पर चुनाव सही ढंग से होना चाहिए ताकि भंडारण क्षमता एवं एक्यूफर से जल निकासी का दक्ष उपयोग हो सके। माध्यम से महीन टेक्सचर वाली जो बलुई दोमट से क्ले दोमट वाली मिट्टी जल फैलाव हेतु अधिक उपयोगी होती है। अतः अंतःस्पंदन क्षमता बढ़ाने हेतु मिट्टी में कुछ रसायन भी मिलाया जाता है। आवेशन दर 1.5 मीटर प्रति दिन तक पाया जा चुका है। दूसरा है कुओं द्वारा आवेशन। तो चलिए देखते हैं कुओं से कैसे होगा। तो देखिए, गैर एकीकृत बनावट वाले क्षेत्र में कुओं में जल डालकर आवेशन की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। मतलब कि धरातलीय जल को कुओं में प्रवाहित होने हेतु निर्देशित किया जाता है, लेकिन यहाँ कुओं का मतलब सिर्फ पहले से निर्मित कुओं से नहीं है, बल्कि उन खोदे गए छिद्रों से भी है जिनमें जल प्रवाहित किया जाता है, जिसमें कुओं में आवेशन गुरुत्व द्वारा किया जाता है तथा जल दबाव बनाकर डाला जाता है। पहले यह निर्मित कुओं का प्रयोग उस समय होता है जब
इनमें से जल के निकासी की आवश्यकता नहीं रहती। तो इस विधि में जल के साथ निलंबित पदार्थ नहीं होने चाहिए। यदि आवेशन हेतु गंदे पानी का प्रयोग हो रहा है तो वह जल बैक्टीरिया से मुक्त होना चाहिए। कुओं में डाला गया जल एक्यूफर के जरिए प्रवाहित होता है। यदि जल बिना छना हुआ है तो सिल्ट के भर जाने से आवेशन जो है कर दर कम हो जाएगा। मतलब अगर आपने देखा होगा कहीं से अगर छिद्र है पृथ्वी के अंदर तो वहाँ बारिश होता है तो बहुत तेज़ी से पानी जाता है उसमें अंदर, लेकिन वही धीरे धीरे जो पानी जो बहता है तो अपने साथ वो कंकड़ बालू ये सब बहा के लेके जाता है। तो धीरे धीरे उसका जो छिद्र होता है वो जब भरने लगता है तो पानी का रिसाव बहुत कम होने लगता है। तो वही कह रहा है कि उसका जो आवेशन कर दर जो है वो कम हो जाता है। तो इसी तरह यदि जल घुलने वाली वायु से पूर्ण है तो एक्यूफर की प्रवेशता बाधित होती है। इस विधि का उपयोग उन्हीं भागों के लिए उपयुक्त है जहां जल निकासी बार बार होती रहे। जब जल फैलाव विधि निम्न प्रवेशता के कारण उपयोगी साबित नहीं होती है तो कुओं के द्वारा आवेशन विधि को अपनाया जाता है और इस विधि का प्रयोग इजराइल में हो रहा है। तीसरा है गड्ढों और लंबा धुरा विधि द्वारा आवेशन। देखिए इसमें ये कह रहा है कि इस विधि में वो क्षेत्रों में अपनाई जाती है जहां धरातल पतले अप्रवेशित तहों से ढका है। ऐसे क्षेत्र में गड्ढों एवं लंबे धुरों का निर्माण कर अप्रवेशित तहों को आर पार छेद दिया जाता है। साथ ही इनका संबंध प्रवेश तहों से बना दिया जाता है। जिन क्षेत्रों में पर्याप्त खदानें हैं वहाँ भी इस विधि का प्रयोग आवेशन हेतु होता है। इस विधि में भी गड्ढों और लंबे धुरों को सिल्ट या अन्य पदार्थों को के निक्षेप से मुक्त रखा जाता है। मतलब जब निक्षेप होगा तो पानी जो है रोकने लगेगा, पानी को बहाव को रोकने लगेगा। तो इसलिए कह रहा है कि अन्य पदार्थों के निक्षेप से ये मुक्त रखा जाता है, ठीक है, तभी ज़्यादा आवेशन होगा। चौथा है कि प्रेरित आवेशन विधि। कृत्रिम आवेशन की परोक्ष विधि में धरातलीय जल को ऐसे अनुकूल बिंदुओं पर मोड़ दिया जाता है जहाँ से यह अंत अस्पंदित होकर भूमिगत जल तक पहुँच जाए। मतलब सूख कर पहुँच जाए कहाँ, अंदर, पृथ्वी के अंदर यानी धरती के अंदर। इस विधि में भूमिगत जल की निकासी धरातलीय जलीय जलाशय या नदी में होती रहती है ताकि हाइड्रोलिक विधि से भूमिगत जल की आवेशन होता रहे। मतलब समीपी धरातलीय जलाशय या नदी के जल तल से भूमिगत जल तल की निकासी द्वारा नीचे रखा जाता है। पांचवा है और लास्ट है कि प्रेरित अंतःस्पंदन आवेशन विधि। ये जो है अंतःस्पंदन मोस्ट टॉपिक है जिस पे हमने इस क्वेश्चन को कराया है बहुत ही अच्छे से। तो वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके वहाँ से देख लीजिएगा, वो आपके जरूर एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए अंतःस्पंदन आवेशन विधि, इसमें कह रहा है कि इस विधि में आवेशन स्रोत से जल तल प्रवणता बढ़ाकर अंतःस्पंदन बढ़ाया जाता है। इस विधि में नदी किनारों के पास रेनी प्रकार के कुओं का निर्माण किया जाता है। रिसते हुए जल को उपरोक्त कुओं में अरीय संग्राहकों की सहायता से इकट्ठा किया जाता है। तत्पश्चात इस जल को निम्नवर्ती एक्यूफर की तरह आवेशन के रूप में प्रभावित कर दिया जाता है। तो ये रहा भूजल भंडारण की विधियाँ, ठीक है, मतलब मानव द्वारा जल को इकट्ठा करना, आप ये कह सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, पसंद होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और सेकंड पेपर हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं जीआईएस और जीपीएस, तो जल्दी से मेरे चैनल से जुड़ जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।